योग्यता के आधार पर एजुकेटेड जो किए हैं कि कंडक्टर ई टिकटिंग की जो शुरुआत हमने की है कि ई टिकटिंग से एक जानकारी हमको मिलेगी कि बस में कितनी सवारी हैं और बस में सवारी के साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं है। कुछ जैसे मान लो कई बार बसें रूट पे नहीं होती, आउट ऑफ रूट होती हैं, उनकी भी जानकारी हमको मिलती रहती है कि बसें रूट पे हैं, समय पे चल रही हैं और जो पैसा जो जिस समय ई टिकटिंग होती है सीधा ट्रेजरी में जाता है। ये भी हमें दिन की जानकारी मिलती है कि भी कितना पैसा हमको डेली मिला और हर महीने हमारी क्या एवरेज है। और ई टिकटिंग की मैं जो ई टिकटिंग हुई है मैं इसका प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत लंबे समय से इस पर हम लगे हुए थे और जिसकी हमने शुरुआत अभी 8 जिलों में कर दी है। सर, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आप हमारे मन से साझा कीजिए जो आपने किए हैं जो शायद चर्चा में ना आए हों। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। नहीं, मेरे कहना है महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं समय के आधार से हैं। जहाँ हमने जितने अपने जो रोडवेज में हैं, जो रोडवेज में बदलाव सबसे बड़ा ये है कि समय का ध्यान रखना और हमने जितने भी आने वाले समय में जो अपनी स्क्रैप पॉलिसी है, ये रोडवेज का एक पार्ट है स्क्रैप पॉलिसी कि जहाँ पे जो एनसीआर और सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीटी ने कहा है कि 10 साल और 15 साल जो व्हीकल हैं या पेट्रोल डीजल के हैं एनसीआर में बिल्कुल बैन किया जाए, उनके लिए स्क्रैप पॉलिसी तैयार की जाए। वो स्क्रैप पॉलिसी हमने बना के तैयार की है और जल्दी एनसीआर में हम जो केंद्र की तरफ से और एनजीटी की तरफ से उसमें हम काम करेंगे कि हमने तय कर लिया है कि एनसीआर के तीनों तरफ हरियाणा लगता है और दिल्ली की सुरक्षा, एनसीआर की सुरक्षा रखना हरियाणा प्रदेश का पहला कर्तव्य है कि उसको हम लागू करेंगे और जो पॉलिसी केंद्र ने एनजीटी में उसको हम पूरी तरह लागू करें। बड़ा बदलाव है, जहाँ इलेक्ट्रिकल बस हैं, जहाँ पेट्रोल से डीजल से लोग बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमने पॉलिसी तैयार की है जिस पॉलिसी में 10% 20% हमने छूट दी है, रजिस्ट्रेशन पे दी है और टैक्स पे भी दी है कि हम दोनों में छूट दी है। ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रदेश में और रोडवेज में बढ़ावा मिले, ये सबसे बड़ी क्रांति है। बिल्कुल। और ई व्हीकल के क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी कवायद लगातार जारी है। आप 10-20 बोल रहे हैं, 25 और 75% तक की भी छूट मिल रही है। लेकिन ई व्हीकल ठीक है, आप बढ़ावा दे रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस का क्या, बिजली की बढ़ती कीमतों का क्या, 200-300 किलोमीटर चलने वाले ई व्हीकल से दूर का सफ़र तय करना है उसका क्या, या फिर आप मुझे ये बताएं कि जो लोगों को ये भी लग रहा है कि ई व्हीकल में ऑप्शंस गिने चुने हैं, इस विकल्पहीनता का क्या? नहीं, जहाँ ई व्हीकल की बात करें, हम ये नहीं कि ई व्हीकल चला के हम सारे जितने भी पेट्रोल पंप हैं या दूसरे नेशनल हाईवे पे जो सरकारी बिल्डिंग हैं, टूरिज्म है या होटल है, इंडस्ट्रीज है, उस पर हम इस तरह के पॉइंट तय करेंगे जहाँ पे अपनी गाड़ी अपनी चार्ज करें। मार्केट है या आने वाले समय में जैसे अपने सोसाइटियाँ पास होती हैं, वह सबसे पहले एक प्लांट ऐसा होगा एक साइड जहाँ अपनी गाड़ियों को चार्ज करना पड़ेगा और चार्ज करने के बाद जितने ज़्यादा सुविधा देंगे। और हमने इलेक्ट्रिक केंद्र की तरफ से एक 5000 बसों की भी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे और हरियाणा को 500 बस मिली है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। टेंडर आने वाला है और आने वाले समय में हम उसके चार्जिंग स्टेशन भी तय करेंगे। 400 किलोमीटर के बाद 400 के कितना स्टेशन होगा हर पेट्रोल पंप पे, बस स्टैंड पे, इस तरह की भी हम प्लानिंग है जिससे आने वाले समय लाभ मिलेगा। तो जैसा कि बता रहे हैं आप मूलचंद जी, तो उससे तो लग रहा है कि डिजिटल एक तरह से इलेक्ट्रिक क्रांति आ जाएगी पूरे हरियाणा में। तो फिर जो बाकी जो बस है जो अभी चलती हैं, क्या उनको बंद कर दिया जाएगा? पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों पर निर्भर रहेगी फिर हरियाणा की जनता? मैंने ये कहा है, क्रांति का 21वीं सदी क्रांति की है, प्रदेश की क्रांति नहीं देश की क्रांति है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम सबको काम, मैं कई देशों में गया हूँ और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बसें चलती हैं, चार्ज होती हैं और चार्ज होते होते वो चलते चलते चार्ज हो जाते हैं स्टेशन से। और हमारा ये मतलब उद्देश्य नहीं कि हम डीजल को बंद करने जा रहे हैं, पेट्रोल को बंद करने जा रहे हैं। हमारा ये कि जिस तरह पॉल्यूशन एनसीआर में होता है शहर के इलाकों में, उन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल
उस पर देंगे। आने स्कूटी देखिए, आप 4 व्हीलर गाड़ी देखिए, आप इलेक्ट्रिकल में हैं, आप 2 व्हीलर देखिए, 4 व्हीलर देखिए, बसेस देखिए, सब इलेक्ट्रिकल में आने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व का पहला देश स्विट्जरलैंड कल बना जिसने कि ई व्हीकल को अपने देश में प्रतिबंधित किया है, जिसका कारण ये कि बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हमारे देश में जहां कोयले की इतनी कमी है, हमारे देश में जहां हाइड्रो पावर पर हम निर्भर रहते हैं वो भी ढंग से डेवलप नहीं है, कैसे रिचार्ज करेंगे? लोगों को समस्या तो आएगी ई व्हीकल खरीदने के बाद। रिचार्ज पॉइंट्स पर मेरा सवाल था कि रिचार्ज पॉइंट्स का क्या? देश बड़ा भाग्यशाली है भारत। यहाँ सूर्य की भी कमी नहीं है, यहाँ 6 मौसम है, सूर्य भी तेज है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, और यहाँ सोलर से हम बहुत लाइट कर सके। आज पूरे देश में सोलर जो सिस्टम है बहुत मजबूत है, और सोलर सिस्टम से हम जितनी लाइट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रिक को, आने वाले समय सोलर की बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। जहाँ इलेक्ट्रिकल की बिजली की बात कर रहे हैं, जो कोयले से, पेट्रोल से, तेल से है, डीजल से पैदा करते हैं, जो सोलर की जो क्रांति आने वाली है देश में, उसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। वहाँ में जो आने वाले समय बहुत सोलर की जो लाइट होगी वो बहुत होगी, उससे कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत लाइट है अपने पास। हाल ही में मूलचंद जी रोहतक से वैष्णो देवी तक बस सेवा शुरू की है, क्या आगे भी ऐसी योजना है कि रोहतक से या कहीं और किसी और शहर से बाकी जो धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ा जाएगा? नहीं, हमारा क्या है कि हिंदुस्तान में जहाँ पे रोहतक हो या हरियाणा हो या हिमाचल हो, सिरसा हो, और हमें क्या है कि बसें जहाँ भी कोई लोग डिमांड करते हैं टूरिज्म के लिए, कहें लोग अयोध्या की बात करते हैं, लोग मथुरा और काशी की बात करते हैं, श्याम घाटों की बात करते हैं, और लोग एक नहीं अनेक जयपुर की बात करें, शहरों की बात करते हैं। हम जितनी बसों की डिमांड होंगी, क्यों प्रदेश में अभी पिछले उसमें जो हमारा हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग थी, और उसमें 1300 बसें हमने ली हैं। और हमने इसलिए बस का जो बेड़ा जो पुराने ज़माने से जो 4500 का बेड़ा था, बेड़ा जो बढ़ा नहीं पा रहे थे, उस बेड़े को हमने 5300 बढ़ाया है। 5300 बस हमने बेड़े में शामिल करी हैं, और बेड़े में शामिल करने के बाद हमारा जो रोडवेज का जो बेड़ा होगा वो बड़ा होगा। और जहाँ भी जिस शहर के लिए होगी बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान को देश के प्रधानमंत्री ने पानीपत में दिया था, उस अभियान को तेजी देने के लिए हमने जितने बेटियों के कॉलेज हैं या स्कूल हैं या ITIs हैं या बेटियां जहाँ स्कूल जाती हैं, उनके लिए को हम लाने ले जाने का हम बसें हरियाणा रोडवेज काम कर रही है, और आने वाले समय में और बसें बढ़ाएंगे जितनी डिमांड जिस शहर की रहेगी। लेकिन सर, गोहाना खानपुर कलां जो रूट है, इस पर BPS महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं की एक तस्वीर थोड़े दिन पहले वायरल हुई। लड़कियां बसों के दरवाजे पर लटकती हुई सफर कर रही थी। ये हिंदी वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर। कब तक सफर करेंगी ये लड़कियां? आपने जो खानपुर की बात एक नहीं, अब भी मेरे पास आती हैं बसों की समस्या। मैंने कहा ना है, मैंने कहा 31 मार्च 2023 पूरे हरियाणा प्रदेश में रोडवेज के 4300 बड़ों बसों का बेड़ा पूरा हो जाएगा। और हरियाणा में कोई खानपुर का हो, क्या नारनौल का हो, या पंचकुला का हो, या फतेहाबाद का हो, या पलवल का हो, कोई कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, हम कोई बाकी नहीं छोड़ेंगे। जिस बात की आप करें मैं मानता हूँ, बसों की कमी है जी। उनकी पूर्ति हम करने जा रहे हैं, और हम किसी भी बेटी को, सवारी को, शहर को, और रोडवेज की तरफ से हरियाणा की क्रांति होगी। और क्रांति में ये नहीं है कि बस आदमी में, जहाँ हरियाणा रोडवेज इतने घाटे में थी, और रोडवेज के आज आदमी हरियाणा में कोई बिना टिकट नहीं चलना चाहता। पहले कहते थे भाई टिकट बाबा दे देगा, नहीं, हरियाणा में पहले बस में चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद तुरंत टिकट कटवाते हैं, टिकट कटने के बाद अपनी सीट लेते हैं। ये क्रांति है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल, क्योंकि आप बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वहां के लिए आपके कार्य और आपका विजन क्या है? आपका विजन क्या है आपका विधानसभा क्षेत्र को लेकर? नहीं, मेरा यही है कि भाई जिस जो ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है, और इसमें हम आने वाले समय में जो भी काम हो सकते हैं, जो दायित्व हमको मिला है, इसको हम ठीक तरह से करें। शहर में, ग्रामीण में, या जहाँ भी जिसको ज़रूरत हो उसको ट्रांसपोर्ट के महकमे को बढ़ावा दें, और जो केंद्र प्रदेश की तरफ से नीति को लागू करना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। मूलचंद जी, बस आखिरी सवाल बहुत छोटा सा। CM बदलने की अफवाहें लगातार चल रही हैं, CM बदलने की अफवाहें, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बार बार ये मीडिया की अपनी उपज है, या दूसरे हैं,
या प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या पोर्टल वाले हैं। और हरियाणा के इतिहास से मैंने बहुत चीफ मिनिस्टरों के साथ काम किया है। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं डंके के साथ कहता हूँ। इस हरियाणा को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता था और कभी कल्पना भी नहीं थी हरियाणा में से इस तरह का जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं प्रदेश के मनोहर लाल जी को बधाई दूंगा जिन्होंने क्षेत्रवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को बदलने से लाभ क्या है? और मुख्यमंत्री काम करें, अरे ये केंद्र के फैसले होते हैं, पर उनके नेतृत्व में जो काम करने, प्रदेश को जो 8 साल में काम करने का जो मौका मिला है, दिशा और दिशा दोनों में प्रदेश में काम हुआ है। और मैं नहीं कहता अंतिम व्यक्ति जो गरीब पंक्ति में खड़ा है, जिस आदमी को कभी इच्छा नहीं थी मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा, मेरी बेटी तहसीलदार लग जाएगी, मेरा बेटा ईटीओ लग जाएगा, मेरा बेटा तहसीलदार लग जाएगा, उसे कोई कल्पना नहीं थी। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीति और रीति के तहत उसका बेटा योग्यता और मेरिट पर आधार पर प्रदेश में नौकरी लगा। ये सबसे बड़ी चेंज, सबसे बड़ी एक हरियाणा प्रदेश में चेंज हुआ है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन भी तो यही कहता है कि अंत्योदय का भला करो, व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से परमेष्टि और परमेष्टि से सृष्टि की ओर जाने की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यही सपना था और उनका सपना ये था अंतिम पंक्ति में जो आदमी खड़ा है उस आदमी का उद्धार कैसे हो, उस आदमी का किस तरह उद्धार सरकार का, ये उनका सपना था। उस सपने को साकार करने प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और सारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस सपने को साकार करने का काम किया है। अब आज मैं जो सबसे बड़ी जानकारी, गरीब आदमी अपना इलाज कैसे कराए, गरीब आदमी का इलाज कैसे हो, और पूरे हरियाणा में 27 लाख जो गरीब आदमी के लिए जो जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनको आयुष्मान कार्ड दिया है। कभी कल्पना थी हरियाणा में गरीब आदमी पे अपना 5 लाख से इलाज करेगा? ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो दिशा दी पूरे प्रदेशों में लागू है, पूरे प्रदेश इसी पे काम कर रहे हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये था कि अंतिम व्यक्ति गरीब आदमी को भोजन कैसे मिले। अब जो 1,80,000 से जिसकी आय कम है वो राशन कार्ड में स्वयं ट्रांसफर हो जाएंगे, उसका राशन कार्ड ही बनेगा, किसी के अप्रोच करने की जरूरत नहीं है कि एमएलए से कराइए, एमपी से कराइए। जब उसकी आय कम है तो उसका राशन कार्ड स्वयं बनेगा, राशन कार्ड, और जिसकी आय 1,80,000 से ऊपर है उससे हट जाएंगे। यही सपना था, उसी सपने पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो कुछ उम्मीदें भी आपने दिखाई हैं या हरियाणा की जनता को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप उन उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। धन्यवाद। ओवर टू यू धराव। बहुत बहुत शुक्रिया मनु, हार्दिक और मूलचंद शर्मा जी, आप प्लीज़ सर थोड़ी देर के लिए और मंच पर बने रहिए। इस सेशन को हमने थोड़ा छोटा रखा क्योंकि मूलचंद शर्मा जी थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या में वक्त हमारे लिए निकाला है। और मूलचंद शर्मा जी सर 1 मिनट के लिए आप रुकेंगे और मैं हरियाणा के अपने डिप्टी एडिटर विनोद लामा जी को मंच पर बुलाऊंगा और डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कात्यान साहब को बुलाऊंगा जिनको सम्मानित करेंगे मूलचंद शर्मा जी। लीडरशिप कॉन्क्लेव हम फरीदाबाद में कर रहे हैं, तो लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, हमारे जितने मेहमान यहाँ पर आए उन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में लीडरशिप का एक लकीर खींचा है। और अब मैं बुलाऊंगा अरविंद भारद्वाज जो सीनियर लीडर हैं जेजेपी के। अरविंद जी प्लीज़, इनको भी सम्मानित करेंगे मूलचंद शर्मा जी। तो लीडरशिप की जब भी बात होती है, हम कोशिश ये कर रहे हैं लीडरशिप कॉन्क्लेव फरीदाबाद के ज़रिए कि समाज के जो लीडर्स हैं उनके जो कार्य हैं वो लोगों तक पहुँचे ताकि उनसे लोग प्रेरणा लें। डॉक्टर नरेंद्र कुमार प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, सर प्लीज़ डॉक्टर नरेंद्र कुमार को सम्मानित करेंगे मूलचंद शर्मा जी। गुरु हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज और युवा पीढ़ी को
गढ़ रहे हैं, लीडर्स को पैदा कर रहे हैं। ये आज की युवा पीढ़ी है और इन्हीं में से देश को, और अब मंत्री जी को, मूलचंद शर्मा जी को सम्मानित करेंगे विनोद लांबा, हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर। और ये सम्मान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने वक्त निकाला। हमें बताया गया कि उनके पास वक्त की बड़ी पाबंदी थी, लेकिन फिर भी वो जी दिल्ली NCR